फार्मर्स को बहुत कम पैसे मिलते हैं। आई मीन जब हम बहुत कम बोलते हैं तो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स में तो हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे शायद कुछ-कुछ फार्मर्स तो 5 से 10 रुपया किलो राइस मिलता है, व्हिच इज़ वेरी लेस, क्योंकि उनका जो मेहनत जाता है और जो स्पेशली कन्वेंशनल एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, उनको बीज खरीदना पड़ता है, उनकी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। तो फार्मर का प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, उनको एक वो डेट साइकिल में से निकल नहीं पाते हैं। तो एज़ पर हमको जो समझ में को आता है, हम ऑलमोस्ट 10-20 टाइम्स फार्मर्स को ज़्यादा देते हैं टू के वो खरीद के फिर हम बेचते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज़ जो मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल कृष्ण कमोद होगा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹110 में मिलता है, हम ₹180 में बेचते हैं, बिकॉज़ हमको पता है कि इसको उगाने में कितना ज़्यादा का मेहनत का काम होता है। Along with that, I will also note कि हम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। बट हमारा हर साल हम ट्राई करते हैं कि हम कैसे-कैसे अपना लॉसेस रिड्यूस कर सकें। तो दिस इज़ अ बेसिक बैकग्राउंड ऑफ व्हाट ट्रिपल ओ फार्म्स इज़, व्हाट ट्रिपल ओ फार्म्स डज़। तो प्लीज़ टेक द फ्लोर आशीष, इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स जो आपको ऐड करना है। Yeah. So I've just posted some questions, Shikha, and there are a couple of questions more. So one is, why did you श्योर। get in marketing में आप क्यों गए? तो वो तो आपने समझाया कि आपने किसानों के साथ काम किया और इस वेराइटीज को फिर उन्होंने पूछा कि हम क्या करें इसका, तो वो सरप्लस आपको यस, एक तरह से बेचते हैं और उसका मार्केट आप खड़ा कर रहे हैं. द की यस। वैल्यूज इन दैट सेंस यू सेड, व्हाट आर द की वैल्यूज दैट ड्राइव योर एंटरप्राइज, ये सेकंड सवाल है. इंस्टीट्यूशनल हुँ। स्ट्रक्चर क्या? हाँ, मे बी वन बाय वन आप ले सकते हैं. एक मिनट। हाँ आशीष हाँ जी। हरी, हाँ जी हरी जी. जी जी। नमस्कार जी. सॉरी, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल. शिखा जी का काम किस इलाके में, ये जानना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। बताइए. हाँ, हम ज़्यादातर हमारा काम महाराष्ट्र में ज़्यादा फैला हुआ है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट सह्याद्री माउंटेन्स पे, और हमारा साउथ गुजरात में भी काम चालू है पिछले 3 सालों से। चलिए, शुक्रिया। हुँ, थैंक यू। हाँ। Yeah, so the question was, what are the key values that drive your enterprises? हाँ, तो अभी जैसे मैंने बताया कि मेन एक तो क्या है कि हम सीट डेमोक्रेसी पे काम करते हैं, यानी कि उसका मतलब है किसी भी क्षेत्र में हम काम चालू करते हैं, तो वहाँ पे जाके ये नहीं बोलते हैं कि आप ये उगाओ, ये करो, वो करो, नहीं। हम अपना पूरा जो पिटारा है वो खोल देते हैं फार्मर्स के लिए, बिकॉज़ हमको बिलीव होता है कि वहाँ की मिट्टी फार्मर को ही पता है, हमको नहीं पता है। तो और फिर उनको ही हम बोलते हैं कि आपको क्या उगाना है। तो फर्स्टली वो उससे क्या होता है कि फार्मर वो चूज़ करने को जाते हैं जो उनको पता है कि यहाँ पे श्योर शॉट उगेगा ही। तो वो थोड़ा ट्रायल पे चालू करते हैं, देन दे सी रिजल्ट्स और उससे आगे चलते हैं। तो वो तो एक हो गया, सीड डेमोक्रेसी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द हमारा जो काम है उसमें सीड डेमोक्रेसी बहुत बड़ा है। दूसरा है, जैसे मैंने बोला कि फार्मर के लिए, अभी किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो डेट साइकिल से नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो पूरा चक्र चलता ही रहता है। तो उसके लिए, उसको ब्रेक करने के लिए और उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उनको जो वो फेयर ट्रेड भी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज़ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बहुत क्या बोलते हैं, दे कैन बी वो उसमें भी कुछ-कुछ झोल हो सकता है। बट हम जो करते हैं उसमें जैसे नीति आयोग का जो थोड़े साल पहले, अभी तो नहीं रहा है वो रिपोर्ट, मगर थोड़े साल पहले अम, जो एक रिपोर्ट आया था, वो बोल रहे थे कि ₹200 पर किलो तो सिर्फ खड़ा हुआ पैडी जो ज़मीन पे खड़ा हुआ पैडी है ना, उसका चार्ज है। जितना मेहनत जाता है, तो उसको हम लेके उस हिसाब से हम ये उनको ज़्यादा पैसे या उनके एफर्ट्स के पैसे देते हैं। तो वो एक दूसरा हो गया कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी नहीं, उससे ज़्यादा।
तीसरी बात कि ये जो फार्मिंग कम्युनिटीज है, ज्यादातर क्या देखा है हमने कि जो सीजनल वो उगाते हैं, स्पेशली माउंटेन्स पे उगाते हैं या इवन साउथ गुजरात में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में उगाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उनका सीज़न का उगा देते हैं और फिर वो चले जाते हैं कोई भी छोटे-बड़े टाउन में एक्स्ट्रा काम ढूँढने के लिए। तो इसके लिए हमने चालू किया है जोड़-धंधे का प्रैक्टिस। जोड़-धंधा यानी कि अगर कोई हम देसी कॉटन रिवाइवल पे भी काम करते हैं। तो देसी कॉटन रिवाइव किया तो उसको फिर हम वो लेवल पे, उनके गाँव के लेवल पे कैसे हम उनको कुछ छोटा-मोटा सेटअप कर सकें, उनको आता ही है, जैसे रज़ाई बनाना आता है, तो उनको कैसे छोटे सेटअप करके हम उनके पास से वो भी प्रोडक्ट्स बनवा सकें जिनसे उनको फ़ायदा होगा। या फिर ऐसे स्मॉल ग्रुप्स, विमेन ग्रुप्स हम फ़ॉर्म करते हैं जो छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, लड्डूज़ होते हैं वग़ैरह-वग़ैरह बना सकते हैं और फिर वो बेच सकते हैं। तो जोड़-धंधा एक तीसरा बात हुआ। फिर ऑफ कोर्स कॉन्ज़र्वेशन पे हमारा बहुत बड़ा काम है। कॉन्ज़र्वेशन हमारा जो एक्चुअली क्या है कि कल उठ के मार्केट रहे ना रहे, कॉन्ज़र्वेशन ऑफ दीज़ ग्रेन्स एंड वैराइटीज़ विल बी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हमको बहुत स्ट्रांगली बिलीव होता है कि आज जो क्लाइमेट चेंज है, उसके अंदर अ, ये अनकन्वेंशनल एग्रीकल्चर या जो हमारा पुराना एग्रीकल्चर है, वो हम करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जितना कम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जाएँगे सॉइल में, उतना ज़्यादा सॉइल अच्छा होगा और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ सकता है। देन द अदर थिंग इज़ ऑल्सो कि हम कोई भी एक्सटर्नल इनपुट्स फार्मर्स को डालने का नहीं बोलते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि देसी बीज उगाने के लिए वैसे कुछ भी नहीं लगता है। हम तो इनफैक्ट ये भी प्रमोट करते हैं कि फार्मर्स को एक्स्ट्रा खर्चा ना ले तो चलता है बिकॉज़ द देसी बीज अडैप्टेबल होता है। तो जैसे हम उनको बोलते हैं कि आप अगर काऊ डंग का लाइक वो जो खाद्य होता है वो भी नहीं डालेंगे तो इट्स ओके क्योंकि उसका भी पैसा लगता है, सबके पास गाय भैंस नहीं होता है। तो वो सब के लिए भी हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसे ही आगे उगाओ, 1 आध साल लगेगा मगर आपका सॉइल यूज़्ड टू हो जाएगा। और जहाँ पे भी उनको छोटा-मोटा ज़रूरत होता है, जैसे थोड़ा बहुत पेस्ट आ गया और उनको लगा तो खट्टा छाछ है या नीम का तेल है, सबका प्रोविज़न हम करके देते हैं। तो बेसिकली फार्मर के ऊपर कोई किस्म का वो प्रेशर ना आ जाए। तो ये सब बेसिक वैल्यूज़ के साथ हम काम करते हैं। येस, सो दैट इज़ बेसिकली इट। Yeah, yeah. Thank you, Shika. So the other question is, what is the institutional structure? So you mentioned you're an FPC. So how is the येस, FPC organized and how are the decisions येस। made? And yeah, हम 10 बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं जिसमें से 7 ट्राइबल फार्मर्स हैं और उसमें से 50% तो हम 10 में से 5 लेडीज है लाइक विमेन है। बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव इन ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही मगर उसके साथ साथ वी बिलीव कि खेतों में आज ज्यादातर विमेन काम करती है तो उनको काफी पता होता है एंड दे आल्सो हैव इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज कि इसको हम कैसे उसका संभाल कर सकते हैं, उसका उसका हम क्या कर सकते हैं। तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि वुमेन आर इक्वल पार्टनर्स इन दिस। सो हमारे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 7 आर ट्राइबल फार्मर्स एंड 5 आउट ऑफ 10 आर वुमेन फार्मर्स। yeah, thanks. So the next यस, question was, yeah, so you mentioned, how do you reach your consumers? So you mentioned you यस, organize festivals. So apart from यस। that, yeah, so is that the only method or you have other methods as well? Yeah. बेसिकली हमने क्या एक्सपीरियंस किया है कि ये जो हमारा प्रोड्यूस है उसको पहले तो कोई ऐसे दुकान में जाके खरीदेगा नहीं बिकॉज उनको वो पता ही नहीं है क्या होता है। तो डायलॉग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम फेस्टिवल्स तो बहुत बड़े ऐसे
उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 400-500 लोग आते हैं एक टाइम पे। उसके साथ साथ द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम अपने कंज्यूमर्स के साथ वन ऑन वन बात करते हैं। जैसे कि हम घंटे बिताते हैं फोन पे या इन पर्सन उनको समझाने के लिए कि ये क्या चीज है, उससे क्या फायदे हैं, और उस वो क्यों इतना महंगा है। सबके दिमाग में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्यों महंगा है। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद हम रेस्टोरेंट्स के साथ भी काम करते हैं। तो जो शेफ्स है वो उनके साथ कुछ कुछ अलग अलग डिशेस बना के जो लोगों को पैलेटेबल होता है। जैसे कि ट्राइबल घरों में जो बनता है ना, वो हमेशा हम शायद नहीं खा पाएंगे, स्पेशली जब वाइल्ड फूड्स की बात आती है या अलग ग्रेन्स आते हैं, जैसे कुलित है, कड़ुवाल है। ये सब क्या है कि हम शायद यूज टू नहीं है इतना खाने का। तो उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं अलग अलग शेफ्स के साथ बात करके, और वो अपनी रेस्टोरेंट्स में या इवेंट्स में खाना बना के जब वो देते हैं पब्लिक को, तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है फॉर पीपल टू एक्सेप्ट द देसी ग्रेन। थर्ड थिंग, यस, ये फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स जैसे मैंने बताया, वाइल्ड फूड फेस्टिवल और राइस फेस्टिवल हमारा बहुत बड़े उस फाउंडेशन पे होता है, बिकॉज उससे एक साथ हम ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन पास आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम हमारा सीड बैंक डिस्प्ले वाइल्ड फूड होता है, तो वाइल्ड फूड्स हम डिस्प्ले करते हैं अलग अलग खाना। इस बार वाइल्ड फूड में 150 ऊपर 150 डिशेस के ऊपर खाना बना था। फिर वहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, जैसे हम होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, शेफ्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये काम से बहुत एकदम इंट्रिकेटली जुड़े हुए हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं। उन लोगों को बुला के एक फोरम देते हैं, तो वो लोग जब जब 5 जन ऐसे अलग अलग व्यू पॉइंट से बात करते हैं, तो उनके उसके साथ लोगों का ये इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आई फील द की टू दिस इज इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। जितना इंफॉर्मेशन लोगों को मिलता है उतना एक्सेप्टेंस बढ़ता है। यस, सॉरी आई डोंट राइट, हैव द क्वेश्चंस थैंक्स। हियर, तो बट अगला हाँ, ये अगर था। आशीष आप बोल दोगे नो तो मैं प्रॉब्लम, नो बोलूंगी। प्रॉब्लम, हाँ, एंड या मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म Yeah, so I thought maybe online also you would want to mention, because that is also an important method by यस, which you सो interface ऑफ it. कोर्स ऑनलाइन हमारा प्रेजेंस है। हमारी वेबसाइट है www.triplopharms.com। उसके ऊपर सो मैं उसका जैसे व्हाट्सएप है, मैं हैंडल करती हूँ। तो कोई भी कस्टमर क्वेरी होता है, हम तुरंत उनको रिप्लाई करके बात करते हैं। अगेन डायलॉग। सो ये हमारा मेन मार्केट प्लेस अगर आप पूछ रहे हो तो वेबसाइट है। उसके सिवाय हम रिटेल में बहुत नहीं जाते हैं, बिकॉज द ओनली रीजन बीइंग कि वो समझाना मुश्किल हो जाता है जो कस्टमर्स आते हैं वो। और वेबसाइट पे भी हमने क्या किया है कि हर एक वैरायटी का इन डिटेल सब इंफॉर्मेशन दिया है। यानी कि अगर आप कोई भी एक राइस वैरायटी उठाओगे तो उसका सब ट्राइबल विजडम से लेके उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। हम ये भी बिलीव करते हैं कि जो भी देसी वैरायटीज है वो ट्राइबल फार्मर्स ही उगा रहे थे अब तक, तो उसका सब नॉलेज उनके पास है। तो उनका ही नॉलेज हम लेके वेबसाइट पे डालते हैं। वी हार्डली बिलीव कि वो लैब टेस्ट करवाओ और लैब का रिजल्ट, बिकॉज जो जनरेशन से खाते आ रहे हैं और वो जो अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं, और जैसे एक राइस है, स्कारलेट राइस करके एक है, जो महाराष्ट्र के एक रीजन में उगता है, और वहाँ के रीजन के फार्मर्स, जो रेड राइस है, वहाँ के रीजन के फार्मर्स वो राइस सिर्फ और सिर्फ जब उनकी हड्डियां टूटती हैं, या उनके कैटल की यानी उनके गाय भैंस की हड्डियां टूटती हैं, तब देते हैं उनको और खुद खाते हैं। और तब भी ही खा और उसको चावल जैसा नहीं बनाते, वो रोटी ही बना के खाते हैं। अभी ये जो पूरा प्रोसेस था, प्रथा थी, वो सब खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। फिर हमने उसको रिवाइव किया, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हाँ, अगर उसको हम लैब टेस्ट करवाएंगे, और हमने वो करवाया भी था, तो उसका कैल्शियम एकदम से ज्यादा आया।
तो दैट प्रूव्स, मगर द आइडिया इज के फार्मर तो कभी टेस्ट करवाने को नहीं गए हैं, उनका तो जनरेशन से, हजारों सालों से ये जनरेशन पास डाउन हुआ है, तो हम उनको ज्यादा बिलीव करते हैं कि सपोजिंग प्रेगनेंसी के बाद क्या राइस देना चाहिए, कि बच्चों को क्या फर्स्ट राइस कौन सा देना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम ये सब इंफॉर्मेशन वी पुट इट ऑन द वेबसाइट, तो उन कंज्यूमर को कोई भी डाउट रहता है तो वो वहां से भी इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। Right. The next question is about your financial situation. So, in terms of sales, the overall profit loss, or the total customers, and also the funds. How do you raise funds to support your work? ओके, तो हम फंड तो अभी खुद ही कर रहे हैं। दूसरा बात है कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, वी आर नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हम लॉस ही करते हैं, और हमको पता है कि हम और 2-3 साल लॉस ही करेंगे, बिकॉज ये जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक ये थोड़ा बहुत रहने ही वाला है। मगर इट इज इम्पोर्टेंट कि कस्टमर्स कन्विंस हो जाए, एक नॉलेज बेस बन जाए, उसके बाद एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा। बट हर साल वी ट्राई कि हम लॉसेस अपने कम करते जाएं। तो जब लास्ट ईयर हमको शायद 1 या 2 ऑर्डर दिन में आते थे, तो अब हमारा एटलीस्ट 7 to 10 ऑर्डर्स अ डे आते हैं। एकदम स्लो प्रोग्रेस है, बट हो रहा है डेफिनेटली। दूसरा चीज जो हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, वो ये था कि लास्ट ईयर हमारा कस्टमर जो वापस आके खरीदता था, उसका परसेंटेज सिर्फ 14% था। तो इस साल हमने जब कैलकुलेशन किया, हमने सब स्टडी किया, तो ऑलमोस्ट 70%, 70-70% लोग वापस आ रहे हैं। वो बहुत बड़ा जंप है, 14% टू 70%। तो 70% एक ही रीजन से आ रहे हैं, बिकॉज एक तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट उनको हमारे पे है कि हम गारंटीड जो करेंगे वो उनको प्योर ही देंगे ग्रेन्स। सेकेंड थिंग इज के उनको पता है कि हम ग्राउंड लेवल काम करते हैं, हम सोर्सिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, हम ग्रो करते हैं। तो ये दूसरा कॉन्फिडेंस फैक्टर है। तीसरा, आई थिंक तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है टेस्ट। आप देसी चावल, गेहूं, अनाज, कुछ भी कौन खाए, तो उसका जो टेस्ट रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा, लाइक बहुत डिफरेंट होता है। नॉट टू से कि खराब या अच्छा, बट बहुत डिफरेंट रहता है। और एक बार आपके वो मुंह पे लग जाता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम वापस रेगुलर ग्रेन्स कंज्यूम करें। तो ये सारे फैक्टर्स हम फॉलो करते रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 6 years। तो वो आराम से 14 से 70%, 70% हम लेके गए हैं। So, in terms of numbers, what would your sales be, and how much do you need to, in that sense, make profit in terms of break even? नहीं, ब्रेक इवन तो बहुत आशीष, आई वोंट गो टू मच इन डिटेल्स, मगर ब्रेक इवन के लिए तो बहुत, देखो ये हमारा कहाँ पे खर्चे ज्यादा होते हैं वो भी पता, ऑफ कोर्स फार्मर्स का है, हम खरीदते भी है ऑन अ हायर लेवल, प्लस हम पैडी फॉर्म में खरीदते हैं, हम राइस फॉर्म में नहीं खरीदते हैं। हमारे पास एक बहुत छोटा सा देसी राइस को चलाने के लिए हमने कस्टमाइज किया है एक राइस मिल, फिर एक छोटा ऑयल मिल डाला है, छोटा वो पत्थर का फ्लावर मिल डाला है, दाल मिल डाला है। फिर हम वी ट्राई के सिर्फ और सिर्फ विमेन को हम हायर करते हैं सब ग्रेन्स के, अनाज के सफाई के लिए। फिर हम उसको वैक्यूम पैक करते हैं, और उसको फिर हम जब फिनिश गुड होता है, और ये सब करते करते हम ऑलमोस्ट 30 रुपए पर किलो का लॉस करते हैं। तो प्रॉफिट और ब्रेक इवन थोड़ा अभी 2-3 साल दूर है। की हाँ दूर है। मगर हम इतना गारंटी करते हैं कि जो हम बेचते हैं वो कस्टमर को कोई भी तरीके का कंसर्न या कंप्लेन नहीं रहता, और कंप्लेन रहता भी है ना, तो जब हम वापस आते हैं तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि वो जब जाते हैं तो वो हैप्पीली जाते हैं। तो ये हम ट्रैक रिकॉर्ड हमारा कंटिन्यू करते हैं। तो राइट। ये एक थोड़ा ये ऐसे हम होता है। ठीक है, अगला सवाल ये था कि मेजर की चैलेंजेस आपने क्या फेस किया और उसको आप कैसे ओवरकम करते
हाँ, सो हमारा मेजर चैलेंज तो एक तो आता है बैकएंड पे जब फार्मर्स के साथ हम नया काम चालू करते हैं। पहले तो फार्मर्स को, किसानों को जागरूक करना, उनको भी जागरूक होना पड़ता है और उनको भी ये समझाना पड़ता है जो कि उनके दादा दादा तक वो करते थे। अभी उन्होंने छोड़ दिया है, तो उनको वापस उस तरफ लेके जाने का दैट इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट चैलेंजेस। हम ग्राम सभा लेते हैं, ग्राम सभा अगर हमको बोलते हैं 11 बजे रात को आना है, तो हम 11 बजे पहुँचते हैं। उनको वो बोलते हैं 5 बजे सुबह, तो 5 बजे पहुँचते हैं। उसमें हम कोई वो नहीं रखते, जब भी उनको टाइम रहता है वो। तो वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो फार्मर को कन्विंस करना कि आप कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएँ। ये सबसे बड़ा हमारा एक चैलेंज है। उसके बाद एज़ आई सेड कस्टमर को कन्विंस करना, ऑब्वियसली दैट इज़ द सेकंड साइड। कि वो कस्टमर को कन्विंस करना ना, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपको उनको एक जात का कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि ये क्यों बेटर है, ये क्यों बेटर है। बिकॉज लैब टेस्टिंग कम करवाते हैं, तो वो उनके, हम एक टेस्ट रिपोर्ट तो नहीं दे सकते हैं, तो उनके साथ कंटिन्यूअस बातें करना और उनको कन्विंस करना, ये दैट इज द सेकंड चैलेंज दैट वी हैव। उसके साथ साथ द थर्ड चैलेंज दैट वी आर नाउ फेसिंग इज द क्लाइमेट। तो एक बहुत अच्छी बात है कि देसी बीज है, इसके लिए क्लाइमेट ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है, बट देसी बीज उसको अडेप्ट कर लेता है। तो देसी बीज, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। 2 साल पहले जब 2-3 साल पहले हमने जब साउथ गुजरात में काम चालू किया, तो उनका भी एक देसी तुअर था, सफेद कलर का। हमने वहां पे लाल तुअर इंट्रोड्यूस किया। तो जब हमने इंट्रोड्यूस किया उसी साल में दिसंबर महीने में काफ़ी बारिश हुई, जनवरी में भी काफ़ी बारिश हुई। तो ऑफ कोर्स सभी पाक उनका बिगड़ गया, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद फिर वापस नहीं बहुत अच्छा है, मगर लाल में दूसरी बार फूल आया और दूसरी बार वहाँ उसके ऊपर वो पॉज लगे और दे कुड गेट लाइक अ हार्वेस्ट आउट ऑफ इट। तो वो भी शॉक में थे। फिर हमने उनको समझाया कि ये क्लाइमेट तो चेंज अभी होने ही वाला है, दैट इज अ रियलिटी। मगर उसके अंदर देसी बीज जो आपको मदद कर सकता है, या देसी बीज जो रहेगा, वो शायद आपको थोड़ा कम यील्ड देगा, मगर डेफिनेटली यील्ड देगा। और वो हर साल उसको अडेप्ट करते ही रहेगा। सो ये तीन आई थिंक आर द मेन चैलेंजेस वी फेस। Right. So how do you assure to the consumer, like do you certify your products or how do you convince them that it's poison free and organic? So आशीष जी, no, yes. हाँ, sorry. सॉरी हाँ, मैं बताइए। देर हाँ, से, हाँ, बताइए, बताइए हरी जी। हाँ, शायद आपसे मिलता जुलता मेरा सवाल है कि जो किसान आपसे जुड़े हैं और हुँ। जिनसे आप उपज लेती हैं, वो जेन्युइनली काम कर रहे हैं केमिकल फ्री, इसको आप कैसे ट्रैक करते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। ओके, सो पहले तो हम ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेशन में बिलीव नहीं करते हैं, या कोई भी सर्टिफ़िकेशन में हम ये सर्टिफ़िकेशन के ऊपर जाते ही नहीं हैं। वो बहुत वो रीज़न है, बिकॉज़ ऑर्गेनिक में भी कन्वेंशनल सीड्स आप उगा सकते हैं। जैसे आप ऑर्गेनिकली उगाएँगे, मगर हाइब्रिड सीड्स उगा सकते हैं। तो वो हम बिलीव करते हैं कि जो ऑर्गेनिक अभी ज़्यादातर आ गया है, वो एक तो वो ग्रीन वॉशिंग जैसा हो गया है। दूसरा चीज़, उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम तो खुद नहीं उगा रहे हैं, फार्मिंग कम्युनिटीज़ उगा रहे हैं। अभी ये सब फार्मर्स के पास खुद का घर चलाने का भी पैसा नहीं है। अभी वो कैसे क्या 3 साल अपना खेत खाली रख सकेंगे, फिर उसके पर सर्टिफ़िकेशन का खर्चा कर सकते हैं, कंसल्टेशन का खर्चा कर सकते हैं, विथ बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर टू डू दिस। तो ये एक हम बिलीव नहीं करते। तीसरा, हमारे साथ कुछ-कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो गए हैं। जैसे जब हम सह्याद्रीज पे काम करते हैं, तो एक इको सर्ट का सर्टिफिकेशन के लिए अबाउट 6 साल पहले हमारे पे थोड़ा प्रेशर था, तो हमने बुलाया उनको कंसल्टेशन के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये जो आप फार्मिंग करते हैं ना, वो गलत है। ऐसे थोड़ी ना स्लोप पे फार्मिंग होता है। अभी ये हज़ारों साल से ट्राइबल फार्मिंग कम्युनिटीज़ ऐसे ही फार्मिंग 80 डिग्रीज़ पे ही फार्मिंग कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी हम उसका टेरेस बना के वो करके फार्मिंग
नहीं करवा सकते, दैट मीन्स कि हम और नुकसान कर रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेशन, हाँ, वो कंसल्टेंट ने बोला आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता है। फिर हमने डिसाइड किया कि अगेन किसका हम बिलीव करें, ये सर्टिफिकेशंस जो अभी अभी आए हैं, या हम इसका बिलीव करें जो फार्मिंग कम्युनिटीज हजारों साल से कर रहे हैं। तो फिर हमने वो चैप्टर बंद कर दिया। कमिंग टू कि हम अश्योर कैसे करते हैं। फर्स्टली हम जो फार्मर्स के साथ काम करते हैं ना, उनके साथ उनके पास एक्चुअल में इतने पैसे होते ही नहीं है कि वो यूरिया या पेस्टिसाइड लेके आके वो वैसे भी डेट में है। तो वो तो यही सोचते हैं कि हम अपना प्रेशर कैसे कम करें। तो वो जनरली डालते ही नहीं है, बिकॉज़ उनके पास इतने पैसे नहीं है। काफ़ी फार्मर्स पहले करते थे, तो वो कैसा होता था, 10 जन का संगठन बनता था और वो 1 यूरिया का बैग लेके आते थे, ऐसे थोड़ा-थोड़ा छंटकाव करते थे। पहली बारिश में सब वॉश आउट हो जाता था। तो ये बहुत इट वाज़ अ वेरी हम हमें भी बहुत ताज्जुब हुआ था तब, बट ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड थिंग इज़ कि हम पहले-पहले उनको जब समझाते तब हम टेस्टिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत कि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स डाले कि नहीं डाले। बट जनरली इन आवर एक्सपीरियंसेस कोई भी फार्मर्स वो साइड जाना ही नहीं चाहता है, बिकॉज़ एट लीस्ट आप बिलीव नहीं करोगे मगर काफ़ी ऐसे फार्मर्स हैं जो पहले हमारे साथ जुड़े उसके पहले कन्वेंशनल फार्मिंग भी करते थे, मगर एक छोटा-सा पैच में खुद का घर का खाना विदाउट केमिकल्स, भले वो कहाँ से भी सीड लाए हैं, वो खुद का घर का केमिकल्स के बिना ही उगाते थे। तो उनको वो कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि केमिकल्स बहुत खराब है, बट उनको वो पैसे या उनको वो क्या बोलते हैं रिटर्न ही नहीं मिलता था। तीसरी बात, जब आप देसी उगाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप देसी अनाज या देसी कुछ भी उगाते हैं, जब आप एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा इनपुट डालते हैं ना, एक्सटर्नल इनपुट से स्टोमैटिक ग्रोथ बढ़ जाता है। स्टोमैटिक ग्रोथ बढ़ जाता है तो प्लांट आपो-आप नीचे गिर जाता है। और ये हमने देख के बैठे हैं, इतने सारे फार्मर्स हैं। जस्ट लास्ट ईयर हमारे साथ एक फार्मर जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने घर के खाने के लिए एक कृष्ण कमोद हमारे से बीज लिए थे। घर उन्होंने बोला हमको घर पे चाहिए। हमने बोला ऑफ कोर्स आप लेके जाइए बीज। उन्होंने उगाया, फिर वो भाई साहब खुद काम के लिए शहर चले गए। उनके फादर थे, तो उन्होंने वो देखा कि थोड़ा बहुत अभी बारिश ज़्यादा हुआ, येलो होने को चालू हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मैं यूरिया डाल रहा हूँ, ये बिगड़ जाएगा। तो वो फार्मर ने हमको फ़ोन किया, हमने बोला आप कुछ मत डालो, सब सही हो जाएगा। बट उनके फादर को थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो गया, उन्होंने यूरिया डाल दिया और सारा का सारा गिर गया। तो उनको कुछ भी नहीं मिला उससे। सो ये बेसिकली व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि ये वैसे भी एक्सटर्नल इनपुट्स डालते हैं, तो देसी बीज तो देसी कुछ बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है, वो इतना गर्मी पैदा करता है, तो वैसे भी वो सब गिर जाता है। तो दैट इज़ लाइक द शॉर्ट वे टू नो कि इसमें देसी बीज में जो भी ट्राइबल फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो भी उगाते हैं, वो कुछ नहीं डालते और धीरे-धीरे उनको भी अभी दिखाई देने लगा है कि ये बीज नहीं खरीदना पड़ता है, केमिकल्स नहीं खरीदने पड़ते हैं और उनका जो ज़मीन है वो आपो-आप सुधर रहा है। वो अभी वो लोग देखने लगे हैं कि पानी जब रहता है तो उस वैसे ही आ जाता है सब अनाज। ऐसे लिटरली हमारे साथ फार्मर्स है, कुछ-कुछ ने तो पैडी ऐसे फेंका है और उग गया है और वो भी वो अपना जो कुआँ होता है, कुएँ के बाजू की जो अंदर की ज़मीन वो मिट्टी निकाल के एक फार्मर ने उसपे ऊपर सिर्फ़ ऐसे डाल दिया था, ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं किया था, उसमें भी वो देसी बीज उग गया। तो अभी उनको भी उनका जो है स्ट्रेंथ पता चल गई, अडैप्टेबिलिटी पता चल गई, तो वो वैसे भी नहीं यूज़ करते अभी। Right, thanks. So the next question is for a newcomer who's just starting, getting into marketing and who have no prior experience. पहले उन्होंने कभी काम नहीं किया, तो what would your advice be, to them? So how can they get started on marketing? सो मेरा फर्स्ट एडवाइस एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हम बिलीव करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे काम जब आप चालू करते हैं तब कोई भी आप अपने सेक्टर में एरिया में विलेज में आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ के फार्मर्स के साथ एक डायलॉग चालू करना चाहिए। जस्ट ऐसे जाके मीटिंग के या फिर हमने जब चालू किया तो हम तो मंदिरों में भी जाके बैठते थे और वहां पे सबसे बुजुर्ग लोगों से बातें करते थे, दादा दादी जो भी होते थे। तो एक जब हमको पता चलता अच्छा यहाँ पे देसी उगता था क्या उगता था,
तो अगर आपके पास थोड़े बहुत बीज है, तो वहाँ से हम आई वुड सजेस्ट कि जो भी नए आ रहे हैं, वो वहाँ पे ग्राउंड लेवल से चालू करें और आइडेंटिफ़ाई करना चालू करें कि ये जितना बात होगा वहाँ के फार्मर्स क्या उगा रहे हैं, खुद के खाने के लिए क्या उगा रहे हैं एंड देन उसके साथ उस और उनको कॉन्फिडेंस में लेके कम्युनिटी लेवल पे काम करें। इट इज़ डिफिकल्ट कम्युनिटी यानी 8 से 10 फार्मर्स को इकट्ठा करने का इट इज़ अ टफ जॉब। बट अगर आपको 2 फार्मर्स काम कर रहे हैं तो 2 से चालू करिए, 5 पे जाइए, 10 पे जाइए। बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि सबसे पहले तो लोकली आपको जो जहाँ पे भी आप स्टेशन्ड है, वहाँ पे जो भी उग रहा है, तो उस वो फार्मर्स के साथ डायलॉग चालू करें। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एंड देन द सेकंड थिंग वुड बी कि एक बार ये क्योंकि एक पूरा साइकिल रहता है 1 साल, 2 साल का जो साइकिल रहता है, वो एक साइकिल चालू करने के बाद कस्टमर तक पहुँचने तक मार्केट को भी स्टडी करिए, कि मार्केट में क्या चलता है। मार्केट में जो चलता है वो ही उगाना ज़रूरी नहीं है, बट मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोगों की क्या-क्या तकलीफ़ें हैं। एवरीबॉडी टुडे हम सभी भी बीमार हैं, सबको कुछ ना कुछ तो है। तो ये सब के लिए क्या हो सकता है? फूड इज़ अ ग्रेट आंसर टू मोस्ट ऑफ आवर डिसीज़ेज़। तो वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और धीरे-धीरे मार्केट स्टडी करके इवन कंज्यूमर्स को स्टडी करके ये फिर आप सेट कर सकते हैं। जी। हाँ, केदारेश्वर जी का एक सवाल है। वी वर्क विद वुमेन एफपीओस ऑन वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन ओडिशा। बीइंग अ पेरिशेबल कमोडिटी, वी फेस चैलेंज इन मार्केटिंग गेटिंग बेटर प्राइस। व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू अस? यस, यस और आप अकेले नहीं हैं, हमको भी यही तकलीफ पड़ता है। सो यस मार्केट लकीली एक चीज़ हो गया है कि अभी बड़े मार्केट्स में और आई हैव टू से कि उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि एक एक्सपोज़र मिल गया है। जैसे लोकल वैराइटीज़, लोकल फूड्स, नेचुरल फूड्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का और हमने ये देखा है कि स्पेशली बड़े जो अ, थोड़े भी बड़े सेंटर्स होते हैं, आई एम नॉट इवन सेइंग सिटीज़, थोड़े भी बड़े सेंटर्स होते हैं, वहाँ लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि अगर लोकल फार्मर्स मार्केट है, तो उसके अंदर वी कैन पार्टिसिपेट। द सेकंड थिंग इज़ एक्चुअली बिल्ड अ नेटवर्क। जब तक एक नेटवर्क नहीं बिल्ड होता है कस्टमर्स का, तब तक वेजिटेबल्स इज़ अ वेरी टफ जॉब। हम इसके लिए ही वेजिटेबल्स नहीं करते हैं बिकॉज़ एक कस्टमर बेस जब नहीं खड़ा होता है, तो हर हफ्ते या हर 3 दिन में जो भी सामान आएगा, वो फार्मर्स को भी आई मीन उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट इसमें होता है। तो उसको उगा उगा के भिजवाना और उसको एक नेटवर्क बिल्ड करके वो नेटवर्क में जब आप सेट करते हो, तब स्लोली वर्ड ऑफ माउथ से सब फैलता है एंड थिंग्स स्टार्ट गोइंग वेरी स्मूथली। ये अगर ये 1 साल तकलीफ रहता है, तो उसके लिए माय बेस्ट सजेशन वुड बी कि आप एक नेटवर्क बिल्ड करने को चालू करिए। अगेन ऑन द ग्राउंड टॉक टू कस्टमर्स एंड बिल्ड अ नेटवर्क कि क्या वो ये खरीदेंगे और क्यों खरीदना है। क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिक नेचुरल वेजिटेबल्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये क्यों खरीदना है, क्यों खाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। थैंक्स। तो एक सवाल कविता श्रीनिवासन जी का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पैडी फार्मर्स दैट यू वर्क विद? व्हाट इज द एवरेज यील्ड per acre? यस। How much price do the farmers get per quintal? And when you give seeds, do you buy back all the paddy? Yes, okay. So, हम we are connected to more than 20 to 100 farmers right now. हमारा नेटवर्क अबाउट 2200 फार्मर्स से ज़्यादा है। हम पैडी ही सब पैडी खरीद एक्चुअली नॉट सब, जितना उनको बेचना है, वो सब पैडी फॉर्म में हम खरीद लेते हैं। कुछ फार्मर्स अपने खुद के खाने के लिए रख लेते हैं, कुछ बीज के लिए बचाते हैं, कुछ वैसे ही कम्युनिटी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रख लेते हैं। तो अगर उनको बेचना है और उनको मार्केट चाहिए, तो हम उनके पास से लेके फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, तो हम पैडी को भी खरीदने जिनका जितना उनको मार्केट में मिलता है, उससे 10-20 टाइम्स ज़्यादा ही देते हैं। अगेन कमिंग टू द सेम थिंग कि उनका एफर्ट्स के सामने उनको वो उनका पैसा मिलना चाहिए। तो वी डोंट हैव अ सेट, वो नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू वो जहाँ पे भी रहते हैं, मार्केट रेट से एकदम ज़्यादा ही देते हैं।
कभी कभार हमारा पैडी हम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, मगर हम अपवर्ड्स ऑफ 250 रुपीज पर किलो भी लेते हैं। तो पैडी 250 रुपीज पर किलो, बट हमारा एक ही गोल है कि अगर हम ये चालू रखेंगे काम, तो फार्मर ये देसी बीज उगाएंगे, और अगर ये देसी बीज उगेगा तो वो कंजर्व ऐसे ही हो जाएगा, फिर हमको कंजर्वेशन प्लॉट शायद नहीं लगेगा, मार्केट में चला गया, यानी वो वैरायटी कंजर्व हो गई। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। राइट, एक सवाल था कि अगर आप बीज देते हैं तो आप नेसेसरली सारा पैडी वो लेते हैं वापस, जो भी आप, यस, दैट्स अ आई मीन, गारंटी, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट हम तो ये हमारे साथ ये भी हुआ था, कॉटन ग्रो कर रहे, देसी कॉटन एक फार्मर के साथ गुजरात में ग्रो कर रहे थे। इनफैक्ट एक पूरा विलेज था, हैमलेट था, वहां पे हम काम कर रहे थे। तो सब विलेजर्स ने, आई मीन, वहाँ तब तक क्या था कि कॉटन का प्राइस उनको बहुत मिलता नहीं था, तो हमने तो सीधा बोल दिया, आपको जो मिलता है ना उसका डबल ही हम देंगे, डोंट वरी, आप उगाओ आराम से, भले यील्ड नहीं आता है, बिकॉज देसी कॉटन का इतना यील्ड शायद नहीं आएगा जो आप कन्वेंशनल कॉटन में देखते हैं। तो हमने बोला था, आप चिंता मत करो, जो भी होगा हम पूरा खरीद लेंगे। अभी उसी साल कॉटन में काफी पेस्ट आ गए थे कन्वेंशनल कॉटन में, तो वो सप्लाई कम हो गया था, डिमांड ज्यादा था, तो वो उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ गया। तो हमने उनको बोला कि यू नो व्हाट, आप एक काम करो, आप मार्केट में जाके ये कॉटन बेच दो। ट्रेडर को कोई एक बार निकाल देते हैं तो कुछ उनको वैसे भी मिक्स हो जाता है, दे आर ओके विद इट। हमने बोला, आपको जो रेट मिलता है आप उसमें निकालो, प्लीज डोंट बॉदर के भाई हमको ये रेट मिल रहा है, प्लीज अब हेजिटेट मत करो उसको निकालने में। तो हमने उनको बोला कि आपको अगर इतना मिल रहा है तो आप दे दो, बेझिझक दे दो, इट्स ओके। हमारा सिर्फ एक छोटा सा वो कंडीशन तो नहीं बोल सकते, एक छोटा सा वो रहता है, रिक्वेस्ट रहता है फार्मर्स को, कि अगर आपने 1 किलो सीड लिए है ना, तो 1 किलो सीड हमको रिटर्न करना, तो हमारा सीड बैंक वापस से रिप्लेनिश हो जाता है, हम दूसरे फार्मर को वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी वी सेड इट इज कम्प्लीटली फाइन, आपको जो भी करना है वो। मगर उन्होंने फिर पूरा वो फार्मर्स ने, कम्युनिटी ने बिठाया एक मीटिंग, और देन दे डिसाइडेड कि नहीं, आप फर्स्ट थे जिसने बोला कि आप हमको हमारा यील्ड देखे बिना, हम कैसा काम करते हैं उसके बिना, आपने बोल दिया था हम डबल प्राइस दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, आप सिर्फ देसी उगाओ। तो ये तो मार्केट फ्लक्चुएशन होते रहेगा, बट हम लाइक एथिकली इट मेक सेंस कि हम आपको ही बेचे, तो फिर उन्होंने हमको ही बेचा था। सो यस, दिस इज जनरली Ashish, हाउ इट इज। just can I ask something? Yeah, yeah, Shikha, great. sorry to be pressing you on this point. अगर 2200 किसान है, आप थोड़ा वॉल्यूम बताइए, और यहाँ पे जो हम पार्टिसिपेंट्स आए हैं हम्म उनको तो फंडिंग का काफी एक बड़ा क्वेश्चन और चैलेंज होता है to ओके buy at the prices that you are offering to farmers and then to sell it onward. मगर पहले खरीदने के लिए भी आप शायद तुरंत किसान को 1-2 दिन में शायद उनका रेट तो दे देते होंगे. You don't wait for the farmer to be paid until after you finish your sales. Am I right in ऑफ कोर्स, you will ऑफ pay them कोर्स, upfront? यस, ऑफ कोर्स। Therefore, your source of funds, if you can share that information, that will be useful. ऑफ कोर्स। तो जैसे मैंने बोला था, फंडिंग हम खुद करते हैं, हम सेल्फ फंडेड है। सो हमारा खुद का फंड जाता है ये कंपनी को चलाने में। और हमने इस साल ऑलमोस्ट 200 टन किए हैं। सो 200 टन अलग अलग वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स हमने उगाया है फार्मर्स के साथ, और उसका हम मार्केट खड़ा कर रहे हैं। बट फंडिंग सोलली हमारा खुद का है। अगर आप पूछ रहे हैं कि फार्मर्स फंडिंग कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का, जैसे एफपीसी एफपीओस के लिए तो गवर्नमेंट सब्सिडीज बहुत अच्छे रहते ही है। उसके साथ साथ देयर आर ग्रांट्स, जो काफी कुछ ग्रांट्स अवेलेबल होते हैं, थोड़ा स्टडी रिसर्च होता है उसके ऊपर, मगर काफी कुछ ग्रांट्स रहते हैं उसका, ये फार्मर्स के हेल्प के लिए, एंड स्पेशली ऑर्गेनाइज एनजीओस के लिए भी रहते हैं। एम आई आंसरिंग योर क्वेश्चन?
Yes and no. Okay, All you this, can no, that's explain all more. right, Shikha. No, that's fine. So you're saying self-funded. Yes. For the NGOs and civil society people gathered here, funds Mm-hmm. don't flow in that way. Not for NGOs, Yes. not for FPCs, not for cooperatives. It's not as simple as that, especially if you want to buy 1 quintal of paddy, of Mm-hmm. traditional paddy at 25,000 rupees. Mm-hmm. Is that what you're saying you're buying at 250 rupees a kilo? That is certain varieties, not all varieties. Yeah, Certain but varieties. even if it is certain varieties, let's Mm-hmm. say you purchased 5 tons of those varieties out of Mm-hmm. 100 tons at Mm-hmm. 25,000 rupees a quintal of paddy, that Mm-hmm. requires money. And Correct. that is a big stumbling block for most people. But that's fine. You're saying you're self-funded. That Yes. we'll leave it at that. Okay. राजेश सेन जी का एक सवाल है, we work with millet farmers in South Rajasthan and we want to start the marketing of ragi products in urban markets. If you have any experience on that, how should we go ahead? जनरली Especially नहीं, हम ragi. हाँ रागी के हम लड्डू बनाते हैं, पर हम नहीं बनाते। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ ट्राइबल फार्मिंग कम्युनिटीज में जो हमने सेटअप किया है, जोड़ धंधा जो मैंने बोला था, तो वो उन विमेन को हमने सिखाया है लड्डू बनाने का प्रोसेस, लड्डू का लाइक प्रोफेशनली सिखाया है। तो वो एक हम करते हैं रागी लड्डूज। दूसरा हमने बहुत स्पेशली रागी या मिलेट के प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। बट रागी के तो अभी तो काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में, जैसे रागी बिस्किट्स है, रागी पॉरेजेस है, मॉल्ट्स है, ये सब होते हैं। माय सजेशन वुड बी, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत नहीं हुआ है इसके अंदर, मगर सजेशन वुड बी कि अगर छोटे छोटे फाउंडेशन पे भी हम चालू करते हैं, घर आओ, या एक 2-5 विमेन को लेके अगर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है और उनके साथ काम करते हैं, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसा बन जाता है, एंड देन दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। Right. तसीफ जी का एक सवाल है कि जो आप आदिवासी समाज के साथ काम करते हैं, क्या वो पूरा जितना यील्ड है वो बेचते हैं या फिर खुद के लिए कुछ रखते हैं? नहीं, There's a रखते first- हैं। रखते हैं, ठीक। रखते हैं, और अगेन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि इतना हमने आपको दिया तो अब सभी का सभी हमको बेच दो। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। उनको जितना बेचना है उतना ही बेचते हैं वो। पहले तो हम उनको एक्चुअली एनकरेज करते हैं, आप खुद खाइए, खुद तंदुरुस्त होइए, फिर हाँ, अगर आपके पास एक्सेस प्रोड्यूस है और आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो। और ये जो Right. आपके आदिवासी हैं, हम्म। कौन सी ट्राइब है? भील है या गोंड है या कौन से है? हाँ, नहीं, हम ज्यादातर जो यहाँ पे काम करते हैं महाराष्ट्र में, वो है अपना महादेव कोड़ी है, फिर वारली है, कोकनी है। गुजरात साइड आते हैं तो भील है, फिर अपने राठवा कम्युनिटी है। तो ये सब ट्राइब्स के साथ हम काम करते हैं, और इट इज नॉट स्पेसिफिकली हम ट्राइबल्स को ही नहीं ढूंढते। whatever farming communities want to work, we work with them. तो सर तसीफ जी का एक और सवाल था, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कम्स अंडर लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास, हाउ कैन दे बाय योर प्रोड्यूस? ओके, सो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके लिए दूंगी आपको एक स्टेटिस्टिक। कोविड के दरमियान व्हाट वी नोटिस्ड के बॉम्बे हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। जब हम सेल्स देख रहे थे तो हमने देखा कि 17% ऑफ आवर सेल्स वर कमिंग फ्रॉम धारावी। धारावी के स्लम्स में से आ रहा था। हमको भी बहुत शॉक लगा कि क्यों आ रहा है ऐसा। तो फिर हमने बात किया वहाँ के कस्टमर्स के साथ, तो पता चला कि एक तो उन लोगों को पता है कि देसी अनाज क्या था। दूसरा, वो हर एक घर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है, ये है, वो है। तो उनको पता है कि अगर खाना अच्छा नहीं खाएँगे, तो ये सब हम ये दवाई में पैसे जाने वाले हैं हमारे। तो दे वर द लाइक वेरी क्विक टू मेक द स्विच। वो स्विच बहुत जल्दी बनाया। हमारा डेफिनिटली हम बोलेंगे कि देयर इज नीड्स डेफिनिटली बहुत डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगी, बट
कभी कभार हम कुछ और खरीदने को जाते हैं तो हम नेसेसरीली पूछते नहीं है कि इसका दाम क्या है, बट व्हेन इट कम्स टू फूड वी विल ऑलवेज से कि भाई सबसे सस्ता क्या है, क्या खा सकते हैं। एक और चीज है हमारा B2C जो B2B जो रहता है उसमें हमारे साथ एक जेंटलमैन जुड़े हुए हैं जो एक्चुअली सेम प्राइस पे विलेजेस पे बेचते हैं। विलेजेस में वही प्राइस में वो बेच के देते हैं। अगेन अवेयरनेस, क्योंकि वो समझाते हैं कि अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो इट विल नॉट मैटर। तो मेन थिंग इज कि काफी सारे लोग खाने पे वो कट शॉर्ट करते हैं, बट बाकी सारे चीजों में शायद स्पेंड ज्यादा कर सकते हैं। जी, पदम जी का एक सवाल था, शिखा जी आप इतने सारे देसी वैरायटीज को मैनेज कैसे करते पदम जी आके देख इट इज अ वेरी टफ जॉब। लकीली शैलेश सो सीड कंजर्वेशन का सब शैलेश जी उठाते हैं, उसका सारा जिम्मेदारी वो करते हैं। बहुत डिफिकल्ट है और बहुत परेशानी होते हैं। फार्मर्स अग्री होते हैं, नहीं अग्री होते हैं, लोग नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। हमारा सबसे पूरा में हमारा जाता है सिर्फ हमारे राइस वैरायटीज को सेग्रीगेट करके उनको अलग निकाल के उनका जून में जो सोइंग होगा उसके लिए। बहुत ज्यादा टफ है, बट उसका सारा क्रेडिट आई थिंक शैलेश जी को जाता है क्योंकि वो सारा का सारा वो संभालते हैं। बट इट्स अ वेरी टफ जॉब। हैं? राइट, बस तो कि शिखा दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। और किसी का कोई सवाल हो ऑडियंस में से तो आप सीधा भी पूछ सकते हैं, और चैट में जितना था वो मैंने पूछ लिया। ठीक है, या थैंक यू सो मच शिखा। और कोई है नहीं थैंक यू, सवाल? थैंक यू नहीं सो थैंक मच। यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आशीष फॉर इनवाइटिंग मी। दिस वाज नो, इट्स अ equally प्लेजर। या इक्वली लर्निंग फॉर मी एज वेल। बट यस, अगर मैं थैंक यू। किसी और में कहीं पे भी स्पेशली मार्केटिंग में जो मैं देखती हूँ अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज आप बताइए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। Yeah, so I've put all the website links and all in the chat. So श्योर, if anyone wants to reach out, they'll reach out to you. थैंक यू सो Right. मच एंड आशीष आई विल टेक योर लीव एज आई हैड सेड आई हैव Yes, yes. अनदर Sure, मीटिंग टू sure. रश Yeah, टू, yeah. बट Thank you so much, थैंक Shikha. यू वेरी Thanks. मच, Thanks. नमस्कार, थैंक यू, Namaskar. Namaskar. बाय। Bye. जी, अमित जी, अभी आप का शुरू कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार और अमित जी। और मैं यहाँ जयपुर में स्थित कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान है उससे जुड़ा हुआ हूँ। और आवाज आ रही है मेरी साफ? जी जी, आ रही है, बताइए। हाँ। तो इसमें ऐसा है, हम लोगों ने करीब 2016 में ये इनिशिएटिव लिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे मार्केट प्लेस हम लोग बनाएं। और वो शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था गांव में। तो वहाँ किसानों को हमने करीब 50 किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दी थी। तो उनका जो प्रोडक्ट था उनको बेचने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मार्केट में जाते थे तो सारा सामान मिक्स हो जाता है। जैसे आप मंडी में गए और वो मिक्स हो गया। तो हमने सोचा, हम लोग जयपुर में हम लोग सेंट्रली लोकेटेड हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहीं पर ही ऑर्गेनिक मार्केट की शुरुआत करें। और पहले से भी ये एक मैडम है वो कर रही थी, तो हमको भी थोड़ी हिम्मत हुई तो हमने चालू किया और काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स रहे। और हमारा मार्केट काफ़ी चला। लेकिन जैसे शिखा जी ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की उसके अंदर, जो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे भी वैसे ही एक्सपीरियंस रहे। तो उसी में आगे बात ये हुई कि जो, क्योंकि हमारा प्योर मार्केटिंग का था और हम प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स पे डिपेंडेंट थे। अब प्रोडक्शन साइड तो शिखा जी ने आप लोगों को काफ़ी डिस्कस किया, तो वो सारे चैलेंजेस तो हैं ही। मार्केटिंग साइड में चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि हम लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से शुरू किया था। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि शेल्फ लाइफ इसकी बहुत छोटी है। और एक बार किसान ने तोड़ ली सब्जी या फल, तो फिर वो बिकनी ही चाहिए, नहीं तो वेस्ट हो जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये। और चूंकि हमारा ये एक्शन रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसके अंदर खुद हम
बिजनेस मोड में हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे और हम उतना टाइम भी उसमें स्पेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल मोड में हमने इसको शुरू किया और काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए और मेरे पास काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर्स भी आए देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, और उन्होंने भी शुरू किया अपने लेवल पे। बट सब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ रियली अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। इसीलिए काफ़ी लोग जिन्होंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स से शुरू किया था, वो फिर ग्रोसरी पे शिफ्ट हो गए। क्योंकि ग्रोसरी इज़ रियली थोड़ा-सा ईज़ी है, क्योंकि शेल्फ लाइफ़ अच्छी होती है, उसकी आप उसको स्टोर कर सकते हो और उसमें उसका एक अलग तरह का प्रोसेस चलता है सारा। तो लेकिन इसमें ये है कि अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है तो ग्रोसरी भी उसमें निकल जाएगा, है ना? अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पीछे ग्रोसरी निकलेगी। आप सोचिए कि मैं खाली ग्रोसरी बेच के उसको प्रॉफिट अर्न कर लूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो पहली पॉइंट तो ये कि जो भी मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं, एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप कैसे मैनेज करेंगे, वो थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि शेल्फ लाइफ का उसके अंदर इश्यू रहता है। प्लस प्रोडक्शन शुड आल्सो बी ऑथेंटिक। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड ये हो रहा है कि लोग बोलते तो हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में करते नहीं हैं। तो हाउ यू विल यू इंश्योर, या तो प्रोडक्शन आपके कंट्रोल में हो, या आपके ऐसे किसान हों जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। 2 प्रोसेसेस के अंदर, या तो आप जो केमिकल फार्मिंग वाले किसान को आप नेचुरल फार्मिंग में आप कन्वर्ट कीजिए। वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कौन होगा, नहीं होगा, कितना होगा, 20%, 50%, 100% आपको पता नहीं है। और ये कि बाय डिफ़ॉल्ट किसान ऑर्गेनिक ही है, वो आपको 1000 में 2, 4, 5 किसान मिलेंगे। तो वो प्रोसेस भी उसमें आपको ढूँढना पड़ेगा कि ऐसे कौन से किसान हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस पे विश्वास है। तो वो अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आपके एरिया में हैं, मिल सकते हैं, तो आप उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं, पहली बात तो ये। मार्केटिंग का ये है कि जयपुर जैसे बड़े शहर में और भी मेरे ख्याल से टाइप 2, टाइप सी, बी टियर सिटीज़ के अंदर भी अवेयरनेस तो हो गई है। तो अवेयरनेस का तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं। अभी मेरे पास सीकर से आए थे, तो बोले साहब मैंने सीकर में, उनका एफपीओ है, और बोले साहब सीकर में मेरे 3 आउटलेट थे। मैं वहाँ पे करता था, मुझे 2 आउटलेट बंद करने पड़े क्योंकि माल ही नहीं है मेरे पास। तो सीकर जैसे शहर में आप समझिए, मतलब छोटा शहर, मतलब अब तो काफ़ी मतलब बड़ा हो गया, बट मेट्रो सिटी नहीं है, तो वहाँ पर भी लोग अवेयर तो हैं। सप्लाई की प्रॉब्लम है। मार्केटिंग लाइन में मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया कि शहरों में डिमांड अच्छी खासी है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई का इश्यू है, सप्लाई भी ऑथेंटिक सप्लाई। और इसमें ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ नो टेक्निकल टेस्ट व्हिच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अगर आप 2 एप्पल लेके जाएँ और किसी मतलब लैब में जाके बोलें साहब आप मुझे बताइए कौन-सा ऑर्गेनिक है, कौन-सा अनऑर्गेनिक है, कोई नहीं बता सकता। अगर किसी को जानकारी हो तो मुझे बताएँ। मैं इतने लोगों से मिला, साइंटिस्ट से मिला, सबसे मिला, वो बोलते हैं कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। वो पेस्टिसाइड टेस्ट कर देंगे, कार्बन वाला टेस्ट कर देंगे कि भई कार्बन कंटेंट कितना है खेत के अंदर, ये वो। बट 2 एप्पल आप लेके जाएँगे, उनसे पूछिए कौन-सा ऑर्गेनिक है और अनऑर्गेनिक है, कोई भी नहीं बता सकता। तो एक ये लिमिटेशन है टेस्टिंग की। तो हमको लोगों की इंटीग्रिटी पर हमको विश्वास करना पड़ेगा, या हमको अपनी इंटीग्रिटी पे विश्वास करना पड़ेगा। तो ये एक ऑथेंटिसिटी का तो ये एक लिमिटेशन है आपके पास कि आप कैसे आप उसको एंश्योर करोगे कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं ऑर्गेनिक है। मान लीजिए ये आपने आगे कर भी लिया, नेक्स्ट स्टेज जाता है कि प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग का ये है कि ऑर्गेनिक के नाम पे शहरों में रेट्स जो हैं बिल्कुल डबल हो रही हैं। तो वो क्या है ना, बहुत ही लिमिटेड कस्टमर उसको अवेल कर पा रहा है। और तो वो वहाँ पे एक इश्यू आ जाता है कि साहब उगा रहे हैं, बिक नहीं रहा फिर। तो बिक नहीं रहा तो फिर वो वेस्ट जा रहा है। वेस्ट जा रहा है, तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा जो भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं, आपका जो प्रोडक्शन सेंटर है, वो आपके सेल्स आउटलेट के पास से पास होना चाहिए।
क्योंकि जितना वो दूर होगा उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ट्रैवल की, ट्रांसपोर्टेशन की। और ये मैंने महसूस भी किया कि पहले जो मेरा सेंटर, वो जो प्रोडक्शन सेंटर था, जो भी खेत थे, वो जयपुर से 100 किलोमीटर्स दूर थे। तो वहां से मेरे को सामान मंगवाना, और फिर अभी करीब 40-50 किलोमीटर है, वहां से सामान मंगवाना, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो सारा जो मार्जिन है वो ट्रांसपोर्टेशन खा जाता है आपका, जो भी आपका मार्जिन बनेगा उसके बाद। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है, जो लॉजिस्टिक्स है, वो कॉस्टिंग ऐसी होती है कि वो आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप उसने इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके किया है तो। प्लस दूसरी बात, आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, अगर वहाँ पे नेचुरली सिस्टम्स बने हुए हैं कि किसान लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पूलिंग करते हैं, जीप वाला है वो 10 किसानों से इकट्ठा करके एक साथ पूरा 1 क्विंटल लेकर आ जाएगा, मार्केट प्लेस में आ जाएगा, चला जाएगा। तो उससे उस तरह से अगर पूलिंग है आपके पास कि भाई जैसे दूध में सब जगह सेट हो गया है ना कोऑपरेटिव्स का, कि छोटे छोटे गांव में भी उन्होंने सेंटर बना दिए और वहां से वो दूध पूल होकर आ जाता है। वैसे ही आपको सब्जी और फ्रूट्स का भी करना पड़ेगा कि भाई आपका सब्जी और फ्रूट पूल होकर आ रहा है एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे, तो वो आपको कॉस्टिंग में उसमें आपके बहुत फर्क पड़ जाएगा उसके अंदर। प्लस रेफ्रिजरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शेल्फ लाइफ आपकी छोटी है। तो अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन रखना पड़ेगा, मान लिया आपका आउटलेट भी है तो आपको फ्रीजर ये सब रखना पड़ेगा, ताकि जो भी सामान आए तो वो आप कम से कम 2 या 3 दिन आप उसको यूज कर सको, आप उसको बेच सको। अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन नहीं है तो सर्दियों में तो चल जाता है कि भाई, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, तो आप आज सब्जी है तो आप कल तक आप उसको बेच सकते हो। लेकिन गर्मियों में सुबह की सब्जी शाम तक उसकी शक्ल खराब हो जाती है, तो कोई लेता नहीं है उसको। तो रेफ्रिजरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर आप आउटलेट खोल रहे हो तो आपको फ्रीजर या कूल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि उसके शेल्फ लाइफ आप उसको बढ़ा सको उसके अंदर। और कॉस्टिंग में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपने मिडिलमैन, अगर आपने बीच में से हटा दिया, तो आप जो मार्केट जो रेट है उस रेट पे आप उसको दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सामान किसान अगर बेचने जाएगा तो उसको 25 रुपए मिलेंगे उस चीज के, टमाटर ही है मान लीजिए। अब वो आप उसको 25% आप उसको ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लीजिए, 50% में मंडी में आ गया सामान, फिर मंडी से वो रिटेलर लेकर आ रहा है, कम से कम 50% का मार्जिन है उसके पास। तो वो आके 100 रुपए में वो आपको बेच रहा है। अगर आप डायरेक्ट फार्मर से ले रहे हैं तो आपके पास 75% का मार्जिन है वो, तो उसमें आप आराम से आप बेच सकते हो। अगर आपको प्रीमियम भी चाहिए तो 20% और जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि जो सामान अगर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, आप उसको 120 तक आप उसको बेच सकते हो आराम से। अगर आप नेक टू नेक बेचेंगे 100 रुपीज का, ठेले वाला भी 100 रुपए में दे रहा है, दूसरी शॉप वाला भी, अनऑर्गेनिक शॉप वाला भी 100 रुपए का दे रहा है, आप भी 100 रुपए का दे रहा है, तो अब मैं तो लाइन लगा के मैंने बेची है सब्जियां सेम रेट पे, क्योंकि मेरे पास फंडिंग थी, मेरे पास सपोर्ट था, मैं वो लॉजिस्टिक सपोर्ट में मैनेज कर रहा था कहीं और से। तो कहने का मतलब है कि नुकसान कहीं भी नहीं है। आप लोग ज्यादा लालच के चक्कर में रेट डबल कर देंगे, 100 का 200 कर देंगे, तो फिर नुकसान में जाते हैं। आप 20% प्रीमियम रखे, जो भी लोकल मार्केट में सब्जी बिक्री है, तो आपका आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई इशू है ही नहीं उसके अंदर। दूसरी बात ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप टेस्टिंग से तो आप कुछ प्रूव कर नहीं सकते। आप अगर कोई छोटा मोटा कोई टेस्ट करता भी होगा तो आप करवा लीजिए, और वो इतने महंगे हैं कि वो आप बार बार करवा नहीं सकते। एक टेस्ट का 10,000 15,000 मतलब लेते हैं लोग। तो ये आपकी खुद की इंटीग्रिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लोगों कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि भाई बीच बीच में फील्ड विजिट आप करवाइए उनकी, ये फार्मर्स विजिट कराइए, आप वहाँ की वीडियो डालिए, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा उनके साथ आप शेयर कीजिए। तो एक उसमें एक क्रेडिबिलिटी बनती है धीरे धीरे आपकी कि भाई ये लोग सही लोग हैं। फिर डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या मार्केट में उसकी वो है, मतलब पहचान किस तरह की पहचान है, तो वो भी एक काम करती है। और फाइनली तो जो आप दे रहे हो तो आपके टेस्ट में ऑटोमेटिक आपको फर्क पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिकली कोई कर रहा है और आप उसको खाएंगे तो उसको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई मैं जो खा रहा हूँ और जो मार्केट से जो मैं सब्जी ला रहा हूँ फल ला रहा हूँ,
तो वो देखने से पता लग जाता है, खाने से पता लग जाता है। तो फाइनली तो टेस्ट आपका डिसाइड करेगा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो किस लेवल का है। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस इसके अंदर बीच में एक बात हो रही थी कि जो लोग सीरियल्स पे काम कर रहे हैं, मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप प्रोसेसिंग पे चले जाइए। तो प्रोसेसिंग के अंदर एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। जैसे शिखा जी बोल रहे थे कि भी बिस्किट्स हैं, आपके चिप्स वगैरह हैं, तो वो सब होता है, तो वो आपका वो मार्जिन आपका वो मैनेज कर देता है। और उसके अंदर पूरा अगर आप बास्केट लेके चल रहे हैं तो उसमें ये है कि जो भी आपका लॉस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बिकॉज ऑफ लेस शेल्फ लाइफ, वो आपका ग्रोसरी आइटम और ये प्रोसेस्ड फूड है वो आपको कंपनसेट कर देगा। तो वो जो वहां पे जो आपको लॉस हो रहा है, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर रेट टू रेट भी अगर आप बेच रहे हैं, तो आपका ये जो ग्रोसरी आइटम है, बाजरा है, मिलेट है, बिस्किट है, चिप्स है, ये उसको कंपनसेट कर देगा। तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको मतलब उस लॉस को आप मैनेज कर सकते हैं उसके अंदर। जैसे तेल है, ऑयल ऑयल के अंदर अच्छा मार्जिन है, आपके बिस्किट्स वगैरह चिप्स वगैरह में अच्छा मार्जिन होता है। आप अलग अलग ओकेशन पे लड्डू बना, जैसे सर्दी का टाइम है लड्डू चलते हैं, बाजरे के लड्डू हो गए, बाजरे का आटा हो गया, मल्टीग्रेन आटा, ये सब है। तो इन सब में मार्जिन अच्छा रहता है। तो सब्जी अगर फलों में आपके पास अगर कम मार्जिन भी है, तो भी आप उसको कम उससे ग्रोसरी आइटम से आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ऑर्गेनिक मार्केट प्लेस एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मतलब नॉर्मल मार्केट, नॉर्मल मंडी है, कुछ है, ऐसी 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 जगह पर होना चाहिए जहाँ पे कि लोग उसको रिलेट कर सकें। कोई मंदिर हुआ, कोई योगा सेंटर हुआ, कोई संस्था की जगह हुई, कोई खादी की शॉप हुई, हैं? कोई वैसे कोई रिलीजियस प्लेस होते हैं जहाँ पे संडे संडे मार्केट लगता है, कुछ ऐसे लगता है अपने ब्रह्म कुमारीज का हुआ, रविशंकर जी का हुआ। तो वहाँ पे उस तरह का एक एटमॉस्फेयर ऑलरेडी बना रहता है कि भाई यहाँ पे कॉमर्शियल वो नहीं है, एक दूसरे तरह का सेवा भाव से यहाँ पे काम हो रहा है। तो उस तरह के लोग भी आते हैं तो वो चीज़ों को समझते हैं, उन सब चीज़ों को। और अगर आपके पास खुद की स्पेस है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया और ये सब तो है ही, उसका तो सबको पता ही है उसका जो इम्पैक्ट है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस थे मेरे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। जी जी अमित जी, कुछ सवाल मैंने जो आपको भेजे थे उनमें से कुछ तो जी। आपने आंसर कर दिए हैं। बाकी एक तो था कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या आपकी कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है या एफपीओ है, जो सारा सेल्स नहीं और जो खरीदना इसमें बेचना वो कैसे आप नहीं करते हैं? इसमें हमने ऐसे किया था कि क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप मोड पे नहीं जा सकते, तो हमने ये किया था कि हमारे पास जो स्पेस है वो हमने फार्मर्स को दी थी। कि भी फार्मर्स को हमने इंडिपेंडेंट फार्मर्स को कहा कि भी आप आके यहाँ पे अपना शॉप अपना जो भी प्रोडक्ट है डिस्प्ले कीजिए, संडे को और वेनेसडे को। टाइम हमने फिक्स कर दिया कि भी हाफ डे वो रहेगा शॉप। और हम सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम सबको बताते थे। और वो कस्टमर आता था, फार्मर भी आता था, वहां से वो लेके जाते थे। तो हम बस उसको मैनेज करते हैं उस स्पेस को। और उसका आइडिया ये था कि कस्टमर्स और फार्मर्स दोनों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ही बिक्री हो और सेल हो। तो इस तरह से वो अभी भी वो उसी मोड में चल रहा है। तो जी अलग तरह का ये मॉडलिंग है ये। तो ये आप कब से ये कर रहे हैं? ये जो जगह आपने जो तय किया जयपुर में जहाँ ये होता है, ये कौन हम सी जगह है? 2016 से कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये सीजनल हैं। बीच में हम्म। गैप्स आते हैं। तो जैसे होली के समय 1.5-2 महीने का गैप आ जाएगा। अभी दशहरे के आसपास 1.5-2 महीने का गैप आता है, क्योंकि जैसे ही वो सीजन चेंज होता है, सर्दी से बरसात से सर्दी आती है, तो वो क्योंकि सारी सब्जियां हमारी लोकल हैं, तो वो 2 महीने का गैप हो गया। फिर सर्दी से जब होली के आसपास जब मौसम चेंज होगा, गर्मी की सब्जी आती नहीं है, सर्दी की खत्म हो जाती है, फिर वो 2 महीने का गैप हो जाता है। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला सिस्टम चलता है हमारे यहाँ।
लेकिन ये ऐसा ही है, क्या करें इसके अंदर, क्योंकि बाहर तो का आपके पास 2016 से, प्रोडक्ट है नहीं। हाँ, तो 16 से लगातार अभी 8 साल तक आपने लगातार इसको चलाया है, और ये एक ही जगह में रहा है या बदलता रहा है जगह? नहीं नहीं, एक ही जगह पर है हमारा। ये फसल खराब हो गई तो किसान लोग आ नहीं पाए तो हम बंद भी कर देते हैं। पता अच्छा। लगा कि भाई हमारे जो किसान हैं उनके किसी के पास कुछ माल नहीं है, तो हम मैसेज छोड़ देते हैं कि भाई अगले 3 महीने मार्केट नहीं चलेगा, जब नई सब्जियां आएंगी तो वापस से चालू कर देंगे। तो उस तरह का हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है कि भाई है तो मार्केट चालू है, नहीं है तो मार्केट बंद है। तो उस तरह का चलता है हमारे। और ये जगह वही कायम रही है? कौन सी जगह है ये जयपुर में? ये विनोबा ज्ञान मंदिर के नाम से है, बापू नगर में है, जयपुर में। विनोबा ज्ञान मंदिर। जी ठीक है जी। तो आप कस्टमर्स को इन्फॉर्म कैसे करते हैं? आपका जो कस्टमर्स आउटरीच आप कैसे करते हैं? आप हाँ, हाउ डू ये यू रीच योर हमारा व्हाट्सएप कंज्यूमर्स? ग्रुप बना हुआ है, उसमें अच्छा। करीब 150 कस्टमर्स हैं। अच्छा। तो उनको हर मतलब एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई कल मार्केट लगेगा। वैसे रेगुलर हम्म। लगता है तो वो सबको पता ही रहता है। फिर सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पर भी हमने चालू किया था। और लेकिन अब माल ही नहीं है तो मैं क्या उसके अंदर प्रचार प्रसार करूं, तो मैं भी थोड़ा लो प्रोफाइल पर आ गया कि अच्छा। भाई सामान आएगा तो फिर थोड़ा सा करेंगे उसको लोगों को। तो इस तरह का है। ठीक है, तो टोटल जो सेल्स वगैरह आपके कितना हो जाता है, जैसे साल भर में हमारे एवरेज जो है? जैसे मैं आपको बताऊं, जब जैसे हमारे पास अगर फुल सामान है, सब्जियां पूरी आ रही हैं, तो मैंने एक दिन में, हाफ डे में 50,000 तक की सेल की है। अच्छा। 50,000 5 घंटे के अंदर। और अगर माल कम है, अभी हम्म। जैसे जो सीजन चल रहा है, तो अभी 10 से 15,000 तक की सेल संडे को हो जा रही है मेरी। अभी भी मतलब सामान नहीं है, तब की बात हम्म। बता रहा हूँ। सामान अगर पूरा सामान है तो आराम से 50,000 कहीं नहीं गए। 50,000 तो मैंने किया है, मतलब मैं तो रिकॉर्ड रखता हूँ हर उसका, हर जी। दिन का कि आज कितनी सेल हुई है। तो मतलब सेल की मुझे नहीं लगता कहीं कोई इशू है, सेल तो अ, चलेगा तो। ठीक है, कितने फार्मर्स जो हैं आपके साथ जुड़े हैं? ये रेगुलर फार्मर्स है जो प्रोड्यूस आपको देते हैं, नहीं, वही फार्मर्स रेगुलर? तो ऑन ऑफ होते रहते हैं, कम ज्यादा होते अच्छा। रहते हैं। तो हम्म। उसी में एक हमने कर रखा है, एक फार्मर को हमने जिम्मेदारी दी है। तो वो अच्छा। 3-4 जगह से वो इकट्ठा करके वो करता है, क्योंकि ये ना फुल टाइम काम है। मतलब एक आदमी हम्म। को कि प्रोक्योर करना, लाना, सॉर्टिंग करना, सेल करना, हिसाब रखना, पेमेंट करना, तो ये इसके अंदर मार्केट 2 ही दिन लगता है, लेकिन पूरे वीक उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है। बस की चैलेंजेस क्या है आपके सामने जो है, और इसको आपने कैसे वो हैंडल किया? सर, की चैलेंज इस प्रोडक्शन साइड ही है। अच्छा। सप्लाई सप्लाई इज द की चैलेंज, मतलब जो भी मेन चैलेंज है वहीं पर ही है। वो वो अगर मैनेज कर लिया आपने तो आप उसको कर सकते हो। ओके जी। अच्छा, इसमें सर्टिफिकेशन और इसका कोई सिस्टम है आपका, कि आप कंज्यूमर को अश्योर करते हैं कि नहीं, ऑर्गेनिक है, उसमें केमिकल्स? जिनके पास सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन, उनसे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, नहीं तो हम बोलते हैं हम्म। हम कम्युनिटी सर्टिफिकेशन है। तो मैं जाता हूँ, जो भी किसान आते हैं पहले मैं खुद जाके 1-2 किसानों को और साथ में जाके हम उनका फील्ड विजिट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसे कैसे कर रहे हैं। हमको लगता है कि हाँ नहीं, ये प्रॉपरली तरीके से करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है आप आइए। और फिर बीच में फिर मतलब सरप्राइज विजिट भी हम लोग करते हैं। अच्छा। ये नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया, बीच बीच में जाके भी कभी भी जाके देख लेते हैं। ठीक है। बस शायद यही था, और किसी का कोई सवाल हो आप सीधा पूछ सकते हैं। अगर जो नए साथी जो इसमें जुड़ना चाह रहे हैं मार्केटिंग में, हम्म, तो हम्म। उनको क्या सुझाव रहेगा आपका उनको? तो पहले तो आप जो सोर्सिंग है ना, सोर्सिंग को आप पक्का कीजिए, क्योंकि सोर्सिंग का इशू है, लोग बोलते हैं करते नहीं है। किसान भी, मैं किसानों के साथ जिंदगी भर काम किया, लेकिन मैं भी नहीं कह सकता कि 100% किसान ईमानदार है। तो वो आपको क्योंकि की वही है। किसान अगर ईमानदार है, ठीक से कर रहा है, तो वो आपको प्रोडक्ट में दिखेगा भी, शक्ल में भी दिखेगा, टेस्ट में भी दिखेगा, सब दिखेगा।
अगर वहां पर ही गड़बड़ है तो फिर तो कितना भी मार्केटिंग कर लो, फिर तो लोगों को मतलब लफबाजी वाली बात हो गई कि भाई है नहीं, लेकिन आप कर चलिए। रहे हो। और 99% मैंने तो देखा मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम है, ईमानदारी से बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। जी जी, जो सवाल यहाँ थे मैंने तो पूछ लिया। अब ऑडियंस में से आपको डायरेक्ट पूछना है तो पूछ लीजिएगा अमित जी को। सर अमित जी नमस्कार, मेरा नाम खुर्शीद है। जी मैं गुजरात से हूँ और मैं भी इसी सोशल सेक्टर फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। जी। मेरा एक सवाल था कि आप किसानों को पेमेंट एडवांस में देते हैं या आफ्टर सेल पेमेंट करते हैं? नहीं नहीं, वो हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक किसान को हमने लीडर बना दिया है, वही वहां से प्रोक्यूर करता है, यहाँ बेचता है, वापस जाके वो खुद हिसाब करता है। ओके। तो उसके अंदर क्योंकि क्योंकि अगर उसमें घुस गए ना, तो आपको आपको एक फुल टाइम आपको वो बहुत लंबा प्रोसेस है वो, क्योंकि आप पहले किसान से प्रोक्यूर करेंगे, उससे आप रेट नेगोशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे बेचेंगे, लेफ्ट ओवर का क्या करेंगे, क्योंकि किसान ने आपको एक बार दे दिया तो वो वापस लेगा नहीं। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अगर आप उसको कर सकते हैं तो वो मार्जिन फिर आपकी मेहनत का हो जाएगा। तो हम उसमें निपटे, हम उसको सेल्फ प्रोपेलिंग मोड पे लाना चाह रहे थे। हमने कहा भी आप ही अपने अपने ग्रुप के अंदर आप कोई एक बंदा पकड़ो जो मार्केटिंग का काम कर सकता है, बेचने में होशियार हो, सब लोग उसको दिए दो, वो हिसाब रखेगा, आएगा, बेचेगा, हिसाब करेगा, शाम को जाके आपको पैसे दे देगा। जी, और कोई सवाल है ऑडियंस में से आप पूछ लीजिएगा डायरेक्ट। अमित भाई, जगवीर बोल रहा हूँ, नमस्कार। हाँ जी जगवीर जी, नमस्कार जी। तो खैर आपका तो मैंने सुना है, ये वाला काम तो देखा नहीं, अपन तो वैसे मिले हैं कई बार। लेकिन मेरे को जी। ये पूछना था कि एक तो कितना डिफरेंस रहता है आपके सेल में और आपके परचेज में, रेट में, और एक ये कैसे कंफर्म होता है कि वो किसान उसको, जैसे वो आप एक किसान दूसरे किसानों से खरीद के लाता है तो वो सही सही किसान से खरीद रहा है, कोई ऐसा किसान हो जो कभी चुपके से कुछ दे दिया हो एंडोसल्फान वगैरह, तो कैसे पता, मतलब कैसे आप इंश्योर होते हैं कि वो माल सही है? मैंने आपको उसी के लिए मैंने कहा कि वो आपको इंश्योर कर, अब हमारा जो किसान है वो हम पहले वेरीफाई करते हैं अपने लेवल पे, फिर जो बेचने वाला है वो अपने लेवल पे वेरीफाई करता है। तो ये तो बीच बीच में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको लगता है किसान ठीक है तो आप वहां से मान लो, किसान खराब है तो क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है, मतलब वो तो आप ही को इंश्योर करना पड़ेगा भाई किसान ईमानदारी से ऑर्गेनिक ही कर रहा है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मार्केट में आप फेस आपका है। मार्केट में जगवीर जी को लोग जानते हैं, जगवीर जी ने बोला कि यहाँ पे ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक है। अब ये जगवीर जी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि जहां से माल आपका आ रहा है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मेरे यहाँ जो माल बिक रहा है, मेरी जिम्मेदारी कि मैं इंश्योर करूँ कि भाई जहां से वो आ रहा है, सोर्सिंग है वो प्रॉपर है। मुझे लगता है कि नहीं यार ये गड़बड़ है, तो फिर वो आपके ऊपर है पूरा, उसका कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, वो आप ही को इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई सोर्सिंग प्रॉपर है कि नहीं है। नहीं, अब मैं वही रात को पूछ रहा था जाके कि चुपके से आप डाल दे कैसे, तो क्या कर सकते। मैं वही पूछ रहा था कि आप कैसे कंफर्म करते हैं कि ये सही है, मतलब कितने हम तो फ्रीक्वेंट देखिए, विजिट करने हम पड़ते हैं या क्या तकनीक है? देखिए तकनीक तो ये है कि हम तो उसी उन्हीं किसानों को पकड़ते हैं जो कि पूरे इलाके को पता है सब ये आदमी ऑर्गेनिक करता है। तो हमारे ज्यादा किसान भी नहीं है, 5-6 किसान ही है, ज्यादा है भी नहीं हमारे। और वो आज से नहीं कर रहे हैं, मतलब वो 50 साल से कर रहे हैं। तो पूरे मोहल्ले मतलब पूरे गांव को पता है, या उस इलाके में सबको पता है कि भैया प्रभुदयाल जी ऑर्गेनिक करते हैं, और तो जब मर जाएंगे लेकिन ये एक ढेला भी नहीं डालेंगे इसके अंदर। खुद ही वो उन्होंने अपना सिस्टम कर रखा है, खुद ही कीटनाशक बनाते हैं, जो भी उनका प्रोसेस है अपने हिसाब से करते हैं। तो ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो मॉनिटरिंग की जरूरत ही नहीं है। आप नए को करेंगे तो फिर उसमें तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि केमिकल से ऑर्गेनिक में ले जाना बड़ा मुश्किल है। आप तो या तो आप खुद करो खेती, तो आप कंट्रोल कर सकते हो, मैं मेरे खुद के फार्म में मैं खुद खेती कर रहा हूँ, आपने कंट्रोल कर लिया। या आप ऐसे किसान ढूंढो जो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक करते हैं, आप उनसे माल खरीदो नहीं खरीदो, वो मंडी में बेचे कहीं भी बेचे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। आप जाओ उसके यहाँ से ले आओ, वो ऑलरेडी सर्टिफाइड है, कम्युनिटी ने सर्टिफाई कर रखा है उसको। तो हम तो ऐसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और एक और कोई रेट चारा वाला नहीं है आपके पास। हाँ, एक रेट वाला कैसा रहता है? रेट का देखिए, हर आदमी की अपनी कॉस्टिंग है, ठीक है ना। अब आपकी कॉस्टिंग है कि आप रेट टू रेट बेच सकते हो। जैसे सीकर वाले जो एफपीओ है, बोलते साहब मैं तो रेट टू रेट बेचता हूँ। तो रेट टू रेट बेचता है तो उसका तो आधे घंटे में माल खत्म। हम्म, क्यों? क्योंकि भाई आदमी सोचता है यार मार्केट में वही सामान 100 रुपए का है, जिसका कोई भाई पता ही नहीं कि ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, गंदे नाले का है, कहाँ से आया, क्या किया। और ये बोल रहा है ये भी 100 रुपए में बेच रहा है। बट आपको वो वेरीफाई करना है आप 100 में क्यों बेच रहे हो। बोल सर हमारा खुद का माल है, हम 100 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, बात खत्म। मतलब वो जस्टिफाइड होना चाहिए कि भाई अगर प्रीमियम ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, सेम रेट पे बेच रहे हो तो क्यों ले रहे हो। एवरीथिंग शुड बी जस्टिफाइड, क्योंकि कस्टमर बेवकूफ नहीं है। कस्टमर को पता है ऑर्गेनिक महंगा बिकता है। उसका पहला क्वेश्चन ये होगा साहब ठेले वाले भी 100 रुपए में दे रहा है टमाटर, आप भी 100 रुपए में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। बोल सर हमारे खुद का खेत है, हम खरीद के नहीं लाते हैं, तो हमारा सारा मार्जिन हमारे पास है, तो हम बेचते हैं 100 रुपए के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेच सकते हो। क्योंकि रेट तो आपको तय, आपको देखते हैं ना आपको कितना प्रॉफिट मारना है। 20% चाहिए, 50%, कोई बोलता है साहब बिना मैं तो 50% लूंगा। लो भाई, मार्केट में बिक रहा है तो आप ले लो, उसमें तो मार्केट है। बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो आपके घर में रहेगा सामान। तो उसमें कि ऐसे कोई मुझे नहीं लगता कि श्योर शॉर्ट कोई फॉर्मूला है। आपको देखना है कि अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक थी, वो ऑर्गेनिक का काम करती थी। वो बोलती है मैं तो भैया मैं तो हर 150 रुपए से कम में मैं तो कोई सामान ही नहीं दूंगी। हमने कहा मैडम आप इतना क्यों कर रहे हो। बोले नहीं मेरी तो ये रेट है, जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। अब सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट है रेट्स को लेके। तो रेट तो लेट फार्मर डिसाइड कितना सेल है कितना, क्योंकि लेफ्ट ओवर एक इज अ बिग इशू। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लेफ्ट ओवर इज अ बिग इशू। हाँ, अगर आप वो लेफ्ट ओवर को अगर आप मैनेज कर लिया तो यू आर थ्रू। बिल्कुल। जी अमित जी, एक सवाल था कि यहाँ पे लगभग 40 से ऊपर संस्थाएं हैं जो अलग अलग जगहों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं और जैविक और प्राकृतिक खेती पे। तो करीबन 20-25 हजार किसान हैं कुल। तो क्या कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में 2-3 साल में हमें कुछ खड़ा करना है इन पूरे जो राजस्थान लेवल पे ऐसी कुछ जो जैविक मार्केटिंग को लेके, तो क्या कर सकते हैं? आपका क्या उपाय है? क्या हम हर छोटे जगह में जैसे ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट जैसे आप कर रहे हैं वैसा करें, या आपका क्या क्या राय होगा इसमें? सर करना चाहिए, करना चाहिए। जयपुर जैसे शहर में मैं मानता हूँ कम से कम 10 आउटलेट होने चाहिए। हम्म। अगर आपके पास प्रोडक्शन है, सारा खेल प्रोडक्शन का है सर। मैं फिर बोल रहा हूँ सारा खेल प्रोडक्शन की प्रोडक्शन का गारंटी है। यहाँ जो है वो ले लेंगे, क्योंकि हाँ प्रोडक्शन तो में ही एक्सपर्ट है। आप शुरू कीजिए। आप स्टार्टिंग में आप रेट टू रेट दीजिए। मतलब हम्म मार्केट रेट से कम नहीं देना है, क्योंकि मार्केट रेट भी आप में भी आपके पास है मार्जिन सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मार्केट रेट में आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग हाथों हाथ ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या प्रीमियम आप उसको कर देते हो ना तो आदमी बिदक जाता है फिर। और एक बार जी। खाने लगेगा ना तो दोबारा आएगा, उसको पता लग जाएगा ना क्वालिटी, वो आएगा आपके पास वापस। तो सर मैं तो ये कम से कहता कम हूँ कि मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में शुद्ध खाना मिल जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज की तारीख में अगर आपको शुद्ध खाना मिल जाए तो यहीं पर ही स्वर्ग है। और ये लोग समझने जी। लग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो आप जितना चाहो उसको आगे कर सकते हो। ऑनलाइन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका। और और मैं कहता छोटी जगह पे भी आप कर सकते हो। आप छोटी जगह पर भी आप कर सकते हैं, और क्योंकि लोग सब जगह जैसे वो कह रही थी शिखा मैडम कि धारवी में भी लोग खा रहे हैं। तो आप कीजिए, शुरू कीजिए, हो जाएगा। प्रोडक्शन है तो आप कहीं भी शुरू कर दीजिए, चालू हो जाए, चल जाएगा। कोई मुझे नहीं लगता कोई इशू है उसके अंदर। हिम्मत करने की जरूरत है बस। जी। जी ठीक है सर, और किसी का कोई सवाल हो मैं चैट में देख लेता हूँ। जी शायद सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। और किसी का कोई सवाल हो पूछ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। सर मेरा एक सवाल था। जी। ये जो फार्मर्स से आप प्रोक्योर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, इसमें फार्मर का प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ है क्या स्टेक? सर जैसे मैंने कहा कि
हमने ना जो प्राइसिंग है हमने फार्मर के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि इसमें से लेफ्ट ओवर इज अ वेरी बिग इशू। मान लिया हमने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया और लेफ्ट ओवर बच गया, तो वो तो कचरे में ही जाएगा, वो लॉस ही है उसके अंदर। क्योंकि लेट फार्मर डिसाइड उसको कितना मार्जिन लेना है, उसको वो डिसाइड करेगा ना, तो वो खुश रहेगा। वो देख लेगा अभी अगर मैं 50% मार्जिन रख रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट ओवर 20% है, अगर मैं 25% मार्जिन रख रहा हूँ तो मैं लेफ्ट ओवर मेरा 10% ही है, तो समझ जाएगा। नहीं तो ऑर्गेनिक के नाम पे किसान को लगता है ना कि यार आप ले जा रहे हो तो पता नहीं यार, मतलब सोने के भाव बेच रहे हो आप सामान। ये भी एक इशू है। जहां आपने किसान को कह दिया कि भी तुम्हारा ऑर्गेनिक है और मैं ले जा रहा हूँ बेचने के लिए, तो उसको लगता है कि यार पता नहीं 500 रुपए में बेचेगा, कितना महंगा बेचेगा, मेरे को मार्जिन देगा नहीं देगा। फिर वो सप्लाई साइड में वो प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो बहुत सारी इसके अंदर इंटरनल इश्यूज हैं, आप उसको कैसे हैंडल करोगे वो आपको देखना है, क्योंकि कस्टमर इज हाईली कॉस्ट सेंसिटिव। वेरी ट्रू सर। तो आप वो मार्जिन आपको देखना है कि आपको 10% पे काम करना है कि 50% पे काम करना है कि 265 पे काम करना है। दैट इज योर टेक। अमित जी, क्योंकि कोई भी आदमी इतना तो मतलब कॉमन सेंस रखता है कि यार सेम रेट में अगर मुझे कचरा मिल रहा है, तो अगर सेम रेट में मुझे ऑर्गेनिक मिल रहा है तो मैं ऑर्गेनिक ही खाऊंगा, कचरा क्यों खाऊंगा। बिल्कुल सर, वेरी ट्रू। और आपको विश्वास दिलाना होगा कि भी ये ऑर्गेनिक है, अपनी हरकतों से, अपने प्रोसेस से किसान से मिलवाइए, खेत ले जाइए, वीडियो बना के भेजिए उसको, बताइए खेत है इसमें ये उगा रहा है, अभी ये उगाया है, महीने भर बाद इसका प्रोडक्शन आएगा। वो सारा आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको वो सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे जो हर आदमी करता है। तो धीरे धीरे मेन तो टेस्ट है, एक बार खा लेगा, टेस्ट आएगा तो अपने आप आएगा, कहीं नहीं जाने वाला फिर। जी सर, थैंक यू। अमित जी, जी ये कहना सही होगा कि आप एक्चुअली मार्केटिंग नहीं करते हैं, आप मार्केट्स का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं किसानों के लिए और फैसिलिटेट करते हैं। तो जी बहुत जी जी सारे हाँ प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, हाँ दे आर एक्चुअली मेंट फॉर द फार्मर। फार्मर के लिए डायरेक्ट मार्केट्स का अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हैं। यू आर ओनली अ जी फैसिलिटेटर, यू आर नॉट ए यस मार्केटियर योरसेल्फ। यस 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 वेरी ट्रू। लेकिन मैम उसमें ना एनजीओस के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है, यू सी, No, I मतलब agree. I agree. I'm just making a distinction. ये यस यस ये जो काम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जी जो नेटवर्क्स होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो फिजिकल स्पेस भी जो हो सकता है, जो मीडिया के साथ कनेक्ट करने का, पब्लिसाइज करने का, अलग अलग आप जो क्रिएट कर सकते हैं एज ए जी फैसिलिटेटर, इवन दो यू आर नॉट अ फॉर प्रॉफिट एंटिटी। ये भी एक तरीका होता है किसानों के लिए मार्केट्स का अपॉर्चुनिटीज थोड़ा और क्रिएट करने का। बस वो डिस्टिंक्शन क्लियरली मैं आई जी एम हाँ आर्टिकुलेटिंग इट सो दैट जी हाँ नो वन इज कंफ्यूज्ड। जी यस 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 वेरी ट्रू। जी ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आशीष भाई ने थोड़ा सा कि अमित जी का पूरा परिचय नहीं दिया, मैं आप सबके लिए शेयर कर देता हूँ। अमित भाई जी के पिताजी डॉक्टर अवधेश प्रसाद जी ने जयपुर में कुमारप्पा संस्थान शुरू किया था और हरिजन सेवक समाज भी बनाया था। और आपका काम जो है परिवार का, वो बहुत लोगों के बीच में उनकी जीवन को ऊपर लाने में बहुत महत्वपूर्ण था। और उसी रूप में आपने फिर किसानों के साथ जुड़ करके ये काम किया है। और ये जयपुर में बहुत सारे लोगों के बीच में इनका एक अच्छा वैल्यू है, इसलिए लोग इनके पास आते हैं कि भाई आप अगर ऐसा कुछ चीज बेच रहे हैं तो सही बेच रहे हैं। तो ये एक इनके लिए वो था, मतलब फाउंडेशन था। और अमित जी को मैं कई सालों से भी जानता हूँ। और जी जी, धन्यवाद जगबीर जी, थैंक यू। ठीक है अमित जी, आई थिंक सारे सवाल ले लिए हमने।
सो बहुत धन्यवाद आपको, आपके समय ठीक है सर। तो इसकी रिकॉर्डिंग फिर हम यूट्यूब में डाल देंगे, फिर आपको हम जी शेयर जी, श्योर श्योर। और जयपुर में अगली बार फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, जयपुर में आए तो मिलेंगे, सबसे मुलाकात होगी, आएंगे जी तो। जी जी जी। ओके। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। थैंक यू। चलो चलो चलो। या कविता, वी कैन क्लोज राइट? Sure. Thank you, Ashish. या जस्ट डाउनलोड द चैट जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। या Thank थैंक you. यू, धन्यवाद सभी। Thank you very much, sir. थैंक यू। Thank you. Thank you, Ashish ji.